पीपालपुर नाम के गांव में कविता अपने पति मुकेश और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उनके परिवार में उसके देवर देवरानी और बूढ़ी सास भी थी, लेकिन वो मुकेश की सौतेली माँ थी, जिस वजह से वो मुकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। माँ, पिताजी के जाने के बाद तो ये सारा घर तुम्हारे नाम पर हो गया है, तो अब तुमने घर में इन लोगों को क्यों रखा है? एक तो ये मुकेश थोड़ी बहुत मजदूरी करके 2-4 पैसे कमाता है, इससे हमें क्या फायदा? अगर ये काम करके अच्छे खासे पैसे कमाता तो हमारा कुछ फायदा भी होता, लेकिन इसे घर में रखकर हमारा कोई फायदा नहीं। तो तुम इसे अपने घर से निकाल दो। अगर हमने अभी इसे घर में रहने दिया तो ये कल को अपना हिस्सा मांगने के लिए खड़ा हो जाएगा। कहते तो ठीक रहा है, वैसे बहुत समय से मैं भी यही चाह रही हूँ। अब तू भी यही सोचता है तो मैं इसे घर से निकाल ही देती हूँ। वैसे भी इन लोगों के तेवर मुझे जरा भी पसंद नहीं है। शारदा अपने बेटे रवि के साथ मुकेश के कमरे में जाती है और उनका सामान उठाकर कमरे से बाहर फेंकने लगती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही है? आप हमारा सामान उठाकर बाहर क्यों फेंक रही है? क्योंकि अब तुम लोगों के लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है। मैं तुम लोगों को अब एक और दिन भी अपने इस घर में नहीं रहने दूंगी। जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्होंने तुम जैसे भिखारियों को इस घर में रहने दिया, लेकिन मैं तुम लोगों को अपने इस घर में कभी रहने नहीं दूंगी। शारदा उन लोगों का सामान कमरे से बाहर फेंककर ये सब कह ही रही थी कि तभी मुकेश भी मजदूरी करके लौटता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो पूरी तरह से भीगा हुआ घर में आता है। बहुत जोर से बारिश हो रही है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? कमरे का सामान इस तरह बाहर क्यों फेंक दिया है? क्या तुम कमरे की सफाई कर रही थी कविता? इस कमरे की सफाई नहीं, अभी तुम लोगों का घर से सफाया होगा। अपना सामान उठाओ और अपने परिवार को लेकर निकल जाओ यहाँ से। ये घर पिताजी का नहीं, मेरी माँ का है। इसीलिए माँ जिसे घर में रखना चाहेगी बस वही घर में रहेगा। तुम तो जानते ही हो, माँ तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो तुम्हें तो माँ किसी भी हालत में अपने घर में नहीं रखेगी। उठो और निकलो यहाँ से। रवि, ये सब क्या कह रहे हो? माँ, मैंने बचपन से तुम्हें अपनी सगी माँ की तरह माना है, तुम मुझे इस तरह घर से बेघर कर दोगी? हैं? मैं इस बारिश के भयंकर मौसम में अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें कहाँ रखूंगा? अरे मुझे इस बातों से कोई मतलब नहीं है। तू इन्हें कहीं भी रख, लेकिन मेरे घर से निकल जा। चाहे बारिश में डूब जाओ या कुछ भी करो, लेकिन मुझे तुम लोगों को अब इस घर में और नहीं देखना। वो लोग उन्हें धक्के मारते हुए वहां से निकाल देते हैं। मुकेश अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ सड़क पर आ जाता है, जहां बहुत तेज बारिश हो रही थी। पापा, बहुत जोर से ठंड लग रही है। इतनी बारिश में दादी माँ और चाचू ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? मैंने तो कोई शरारत भी नहीं की। हाँ पापा, हम जब भी कोई शरारत करते थे तो दादी माँ कहती थी कि अगर तुमने अगली बार शरारत की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, लेकिन अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो उन्होंने हमें घर से क्यों निकाला? बेटा, दादी माँ हमारी टेस्ट ले रही है। हम इतनी बारिश में घर के बिना खुद को संभाल पाते हैं या नहीं। हमें अपने टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आना है, इसलिए इतनी बारिश में भी हमें बिना घर के परेशान नहीं होना। वो देखो कविता, वहां पर एक मंदिर है। हम मंदिर के अंदर चलते हैं। इंसान को भले ही दुनिया में कहीं आसरा मिले या ना मिले, लेकिन भगवान के छाया में आसरा जरूर मिलता है। मुकेश उनको लेकर मंदिर के अंदर चला जाता है। वे पूरी तरह से भीग चुके थे, जिस वजह से बच्चों को काफी ठंड लग रही थी। मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। घर पर होते तो कंबल ओढ़कर सो जाता, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ना तो घर है और ना ही कंबल। गुड्डू के इतना कहते ही पुजारी जी वहाँ पर आते हैं। अरे तुम लोग इस तरह भीगे हुए यहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही होगी। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी लकड़ियाँ जला देता हूँ। पंडित जी उन्हें कुछ लकड़ियाँ लाकर दे देते हैं। मुकेश उन्हें जलाकर बीच में रख देता है। आग से उन्हें थोड़ी गर्मी मिली और थोड़ी देर बाद उनके भीगे हुए कपड़े भी सूख जाते हैं। कपड़े सूखते ही बच्चों को नींद आ जाती है। कविता और मुकेश उन्हें अपनी गोद में सुला लेते हैं। माँ जी ने तो हमें घर से निकाल दिया, लेकिन बच्चों के साथ हम इस तरह हर रोज नहीं भटक सकते। हमें अपने लिए एक घर का इंतजाम तो करना ही होगा। ऊपर से ये बारिश का मौसम, अगर इस मौसम में हम बिना घर के रहे तो न जाने हमारे साथ क्या होगा। तुम चिंता मत करो कविता, हम कुछ ना कुछ इंतजाम तो जरूर कर लेंगे। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन हम एक झोपड़ी तो बना ही सकते हैं। झोपड़ी में कम से कम हमें सर ढकने की जगह तो मिल ही जाएगी। ये सोचकर उनका मन थोड़ा निश्चित होता है, लेकिन पूरी रात बारिश चलती ही रही।
अगली सुबह जब बारिश रुकती है तो वो चलते हुए एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर कुछ ही लोग रहते थे। वे दोनों वहां पर लकड़ियों और घास फूस को इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। पिताजी, क्या आज से हम इस झोपड़ी में रहेंगे? मैंने तो ऐसी झोपड़ी अपनी किताब में देखी थी, लेकिन आज तो मैं सचमुच में ऐसी झोपड़ी देख रहा हूँ। आप दोनों ने बहुत सुंदर झोपड़ी बनाई है। हाँ पिताजी, ये झोपड़ी तो हमारे पुराने घर से भी ज्यादा सुंदर है। बिल्कुल बेटा, इस झोपड़ी को हमने अपने हाथों से बनाया है तो ये सुंदर तो होगी ही। अच्छा कविता, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, तुम जरा बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है जी, लेकिन जरा ध्यान से काम करना। वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है तो हर जगह फिसलन रहती है। आपका काम तो वैसे भी बहुत जोखिम भरा है, तो जरा ध्यान रखना। तुम मेरी चिंता मत करो कविता, मुझे कुछ नहीं होगा। मुकेश काम के लिए निकल जाता है, लेकिन कविता को जिस बात का डर था आखिरकार वही हो जाता है। बारिश की वजह से ज्यादा फिसलन होने के कारण मजदूरी का काम करते हुए मुकेश का पैर फिसल जाता है और उसके पैर में बहुत चोट लग जाती है। मुकेश का ठेकेदार जल्दी से उसे पास के क्लिनिक पर लेकर जाता है और मरहम पट्टी करवाता है। वहां पर काम करने वाले कुछ लोग मुकेश को उसके घर पर छोड़ आते हैं। अरे, ये आपको क्या हो गया? आपके पैर में इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई? बस क्या बताऊं कविता, सुबह तुमने मुझसे कहा था कि जरा ध्यान से काम करना। मैं ध्यान से ही काम कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरा पैर न जाने कैसे फिसल गया। अब ये चोट कितने दिनों में ठीक होगी पता ही नहीं। हमारे ऊपर ये सारी मुसीबत एक ही बार में क्यों आनी थी? मुकेश ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। उसकी झोपड़ी में बारिश से गिरने वाला पानी आने लगता है। माँ देखो, यहाँ पर पानी टपक रहा है। हाँ माँ, यहाँ पर भी बारिश का पानी गिर रहा है। देखो देखो, वहाँ पर भी पानी गिर रहा है। हे भगवान, अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो ये झोपड़ी टूटकर गिर जाएगी। बहुत देर तक तेज बारिश चलती ही रही। सब लोग पानी से बचने के लिए झोपड़ी के कोने में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब बहुत देर तक भी बारिश बंद नहीं होती तो तेज बारिश की वजह से उनकी झोपड़ी टूटकर गिर जाती है और वो सभी बाहर बारिश में भरे हुए पानी में बहने लगते हैं। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो हमारे साथ ये सब हो रहा है? मेरे पैर में चोट लगी है, उसकी वजह से मैं ना ही चल सकता हूँ ना ही तैर सकता हूँ। अब मैं तुम सबको कैसे इस बारिश के पानी से बचाऊं? आप चिंता मत करिए जी, मैंने दोनों बच्चों को अपने कंधे पर बैठा लिया है। आप भी मेरा हाथ पकड़ लीजिए, हम लोग धीरे धीरे तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाएंगे। कविता अपने दोनों बच्चों को कंधे पर बैठाए हुए मुकेश का हाथ पकड़े हुए बड़ी ही हिम्मत से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी बारिश और तेज हो जाती है। आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। माँ, मुझे इस बिजली की आवाज से बहुत डर लग रहा है। अगर ये बिजली हम पर गिर गई तो हमारा क्या होगा? दादी माँ ने हमें घर से निकालकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम बिल्कुल भी घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा। तुम दादी माँ को कुछ भी मत कहो, वो तुमसे बड़ी है ना। कविता बहुत हिम्मत रखती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन कुछ देर बाद बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है, जिस वजह से कविता धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। सिर्फ उसकी गर्दन पानी के बाहर थी। वो अपने दोनों बच्चों को कंधे पर बैठाए हुए थी। कविता ने मुकेश का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन अपने पैर की चोट की वजह से वो भी धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। मुझे तो लगता है कि मैं आज इसी पानी में डूबकर मर जाऊंगा। मेरे चक्कर में तुम लोग अपनी जान जोखिम में मत डालो। कविता, तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। भगवान के लिए शुभ शुभ बोलिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम बस किनारे तक पहुँचने ही वाले हैं, आप थोड़ा धीरज धरिए। कविता बड़ी हिम्मत करके मुकेश को और ज्यादा सहारा देती है ताकि वो पानी में न डूबे, लेकिन धीरे धीरे पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कविता खुद भी पानी में डूबने लगती है। लेकिन सही समय पर वहां पर सुरक्षा दल वाले लोग आ जाते हैं और वो उन लोगों को अपनी नाव में बैठा लेते हैं। वो सभी एक हद तक पानी में डूब चुके थे, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो जल्दी से उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाते हैं, जहां पर कुछ दिन तक उन्हें रखा जाता है। कुछ दिन बाद जब वे ठीक हो जाते हैं तो वहां के एक ऑफिसर को उनके हालत के बारे में पता चलता है। आपके साथ जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। अगर आप चाहो तो मेरे पास काम कर सकते हो। आप लोगों को रहने के लिए एक सर्वेंट क्वार्टर भी दे दूंगा।
बड़े ऑफिसर उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर दे देते हैं और कविता मुकेश के साथ मिलकर वहां पर काम करने लगती है, जहां उनके घर की सफाई और बाकी के छोटे मोटे काम करने थे। वो बिना किसी शर्म के अपना काम करते हैं। वो धीरे धीरे मेहनत करके पैसे जोड़कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। कुछ सालों बाद इस मेहनत का फल उन्हें मिल ही जाता है, जब उनके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत कामयाब हो जाते हैं। सुमित्रा के 2 बेटे थे। उसने पिछले साल अपने बड़े बेटे की शादी तो कर दी थी, लेकिन अब वो अपने छोटे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की के तलाश में थी। तभी उसे अपनी एक पड़ोसन के जरिए निधि के बारे में पता चला। निधि उनकी पड़ोसन की रिश्तेदार थी। जब सुमित्रा अपने बेटे के लिए निधि को देखने गई तो उसे निधि देखते ही पसंद आ गई, क्योंकि निधि के बाल बहुत लंबे और घने थे, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। बेटा, तुम्हारे बाल तो बड़े ही सुंदर है। मैंने तो आज तक कभी किसी के इतने लंबे सुंदर बाल देखे ही नहीं। तुम्हारे बाल जितने सुंदर है, तुम भी उतनी ही खूबसूरत हो। मेरे बेटे के साथ तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बहन जी, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। मैं इसी महीने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाकर जल्द से जल्द निधि के साथ अपने बेटे की शादी करवा दूंगी। एक बार की मुलाकात में ही निधि का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ महीने बाद निधि शादी करके अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद ससुराल में उसके मुंह दिखाई की रस्म होती है। अरे वाह सुमित्रा, बहू तो तू बिल्कुल चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई है। एक तो तेरी बहू के नाक नक्शे इतने सुंदर है, ऊपर से इसके लंबे काले घने बाल कितने अच्छे लग रहे हैं इस पर। कमला बिल्कुल सच कह रही है। तेरी बड़ी बहू भले ही दिखने में कितनी भी सुंदर हो, लेकिन उसके बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ना तो उसके बाल लंबे हैं और ना ही घने हैं। हमें तो तेरी बड़ी बहू से ज्यादा तेरी छोटी बहू अच्छी लगी। सुमित्रा की बड़ी बहू ज्योति दरअसल सब लोगों में कोई ना कोई नुक्स निकालती ही रहती थी, इसलिए आज पड़ोस की औरतें उसकी तुलना उसकी देवरानी के साथ करके जानबूझकर उसे छेड़ रही थी। अरे अरे, बड़ी बहू के सामने छोटी बहू की ज्यादा तारीफ मत करो, कहीं बड़ी बहू को बुरा न लग जाए। अरे मैं भला किसी की बात का बुरा क्यों ही मानूंगी? मुझे क्या पता नहीं है कि मैं कितनी सुंदर हूँ? भले ही किसी के बाल लंबे हो या घने हो, लेकिन मुझ जैसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। जब मैं इसकी उम्र की थी ना, तो मेरे बाल भी बहुत लंबे थे। वो तो उम्र के साथ साथ चीजें बदल जाती है। उम्र के बारे में तो तू ऐसी बात कर रही है जैसे पता नहीं तू हमारी तरह बूढ़ी हो गई हो। तेरी उम्र इससे 2-3 साल ही तो ज्यादा होगी, उसमें भला इतना क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो, लेकिन निधि के बाल बहुत ही सुंदर है। तुझे किसी की नजर ना लग जाए नई बहू, कुछ लोगों की नजर यहाँ पर बहुत बुरी है। अरे बस भी करो तुम लोग, यहाँ पर किसी की नजर बुरी नहीं है। और मेरी बहू को भला क्यों किसी की नजर लगेगी? मैंने अपनी बहू को काला टीका लगाया है। मुंह दिखाई की रस्म करके सभी औरतें वहां से चली जाती है। तभी कुछ दिन बाद सुमित्रा की ननंद कौशल्या उसके घर पर नई बहू को देखने आती है। जा निधि बहू, जा बुआ जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ जा। जी माँ जी। निधि उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। एक सुंदर सी साड़ी पहनी थी और अपने बालों की लंबी चोटी बनाई हुई थी, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अरे वाह सुमित्रा, निधि बहू तो बहुत ही सुंदर लग रही है। मुझे तो सबसे सुंदर इसके ये लंबे लंबे बाल लगते हैं। देखो तो इसके ऊपर तो ये चोटी भी कितनी अच्छी लग रही है। ज्योति बहू, तू भी मेरी बहू की तरह अपने बाल लंबे कर ले तो तू भी बहुत सुंदर लगेगी। आपका कहने का क्या मतलब है बुआ जी? मैं क्या सुंदर नहीं हूँ? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर तेरे बाल भी लंबे होंगे तो तुझ पर भी वो अच्छे लगेंगे। अपने बालों को तो देख जरा, ऐसा लगता है कि चूहिया ने कुतर दिए हैं। क्या आपको इसके बाल तो इतने सुंदर लगते हैं और मेरे बाल ऐसे लगते हैं जैसे चूहिया ने कुतर दिए हैं? मैंने कल ही पार्लर से अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाया है। इतने स्मूथ बाल हो रहे हैं मेरे। तूने तो ये पार्लर में ट्रीटमेंट करवा करवा कर अपने बालों का सत्यानाश करा लिया है। कम से कम पहले तेरे बाल किसी लायक तो थे, अब तो देखो कैसे झाड़ू जैसे हो गए हैं। आप तो रहने ही दीजिए बुआ जी। मैं अपने बालों में इतना महंगा शैम्पू लगाती हूँ, कंडीशनर लगाती हूँ, और आप हो कि मेरे बालों की बेइज्जती ही किए जा रही हो। अरे मैंने भला तेरी क्या बेइज्जती कर दी?
बस यही तो कह रही हूँ कि अपने बालों पर भी थोड़ा ध्यान दे। ये महंगे शैम्पू और कंडीशनर लगाकर कुछ नहीं होता। जब तक बालों में अच्छी तरह तेल नहीं लगाएगी तब तक बाल अच्छे नहीं होंगे। निधि बहू के बाल तो देख कितने अच्छे हैं, अभी भी उसने बालों में तेल लगाया हुआ है। तेरे बाल देखकर तो मुझे लग रहा है कि तू बालों में कभी तेल लगाती भी नहीं होगी। बेटा, ये पार्लर की ट्रीटमेंट करवाती रहेगी ना तो थोड़े दिन में अपने सारे बाल खराब कर लेगी तू। अरे छोड़िए भी बुआ जी, आप तो मेरे बालों के पीछे ही पड़ गई हो। इसी तरह जो भी उनके घर पर आता वो निधि के बालों की तारीफ और ज्योति के बालों को देखकर उन्हें झाड़ू बोलता, क्योंकि ज्योति ने अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करवा कर उन्हें बिल्कुल खराब कर लिया था। उसके ऊपर तो खुले बाल भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। दीदी, आज खाने में क्या बनाना है? दाल चावल और चोखा बना लूं? तुम्हें जो बनाना है बनाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। क्या हो गया दीदी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं हुआ मुझे। ज्योति गुस्से में वहां से चली जाती है। मैं अपने बालों पर इतने पैसे खर्च करती हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग मेरे बालों के बारे में भला बुरा कहते हैं। और वो अपने बालों में चमेली का तेल लगा कर रखती है, उसके बाद भी सब लोग उसके बालों की तारीफ करते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है सब लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस गिराने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो निधि खूबसूरती में तो मेरे सामने धूल के बराबर भी नहीं है। खैर छोड़ो, बहुत दिनों से मैं मार्केट नहीं गई हूँ तो आज मार्केट चली जाती हूँ, कुछ ले आऊंगी। ज्योति घूमने के लिए मार्केट जाती है, तभी उसे वहां पर एक आदमी शैम्पू बेचता हुआ दिखाई देता है। अरे ये तो वही शैम्पू है जो निधि अपने बालों में लगाती है। मैं भी ये शैम्पू लेकर देखती हूँ, क्या पता इस शैम्पू से मेरे बाल भी लंबे और घने हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो कोई मेरे बालों के लिए कुछ नहीं कह पाएगा। सब लोग फिर निधि को छोड़कर मेरी ही तारीफ करते रहेंगे। ज्योति वो शैम्पू खरीद कर ले जाती है, लेकिन कई महीनों तक भी शैम्पू का इस्तेमाल करने के बाद भी उसके बालों में कोई बदलाव नहीं आता। ये शैम्पू तो किसी काम का नहीं निकला। मुझे तो लगता है ये अपने बालों में कोई और शैम्पू ही लगाती है, लेकिन किसी को उसके बारे में बताती नहीं, ताकि इसकी तरह ही किसी और के बाल लंबे ना हो जाए। ज्योति निधि के बालों से चिढ़कर अपने कमरे से बाहर जाती है। तभी निधि की नजर उस पर पड़ती है। बहुत ज्यादा शैम्पू लगाने की वजह से ज्योति के बाल एकदम रूखे हो जाते हैं। तो निधि उससे कहती है, दीदी, आपके बाल तो बहुत ही ज्यादा रूखे हो गए हैं, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके बालों में तेल लगा देती हूँ। क्या? मुझे तो तेरे बाल कहीं से भी रूखे नहीं लग रहे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम जानबूझकर ऐसा कह रही हो। तुम मेरे बालों से जलती हो ना, इसलिए मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कह रही हो। मुझे पता है कि मेरे बाल बहुत सुंदर है, तुम्हारे बाल तो मेरे बालों के सामने कुछ भी नहीं। अरे दीदी, ये आप क्या कह रही हो? मेरे कहने का तो ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था। मैंने तो सिर्फ इसलिए ऐसा बोला क्योंकि अगर आप तेल नहीं लगाओगी तो आपके बाल बहुत ज्यादा टूटने लगेंगे। तेल ना लगने से बालों की मजबूती कम हो जाती है। निधि बहू ठीक तो कह रही है ज्योति बहू। एक तो वो तेरी भलाई के लिए तुझे ऐसा कह रही है, ऊपर से तू उसे ऐसी बातें सुना रही है। आप भी इसकी तरफदारी मत कीजिए माँ जी, मुझे अच्छी तरह पता है इसके लिए मुझे क्या कहा था। ज्योति मुंह बनाकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अब तो इसका बहुत ज्यादा ही हो गया है। जब देखो तब इसके बालों ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। लेकिन अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। अब मैं इसके बालों के साथ ऐसा कुछ करूंगी कि इसके सर पर बाल ही नहीं बचेंगे। उसके बाद देखती हूँ मैं कि ये अपने बालों पर कैसे इतराती है। ज्योति चुपके से निधि के बाथरूम में जाती है। वो वहां पर रखी शैम्पू की बोतल में एक केमिकल मिला देती है, जिससे कुछ ही दिनों में निधि के सारे बाल झड़ जाते हैं। अब मजा आएगा जब इस केमिकल से इसके सारे बाल झड़ जाएंगे। ये सोचकर ज्योति बहुत खुश होती है, लेकिन बहुत दिनों तक भी वो शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद निधि के बालों को कुछ नहीं होता। उसे देखकर ज्योति का दिमाग खराब हो जाता है। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर इसके बाल किस मिट्टी के बने हैं। मैंने तो शैम्पू में इतना सारा केमिकल मिलाया था, उसके बाद भी इसके बालों को कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगता है उस दुकान वाले ने मुझे घटिया केमिकल दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी भी हार नहीं मानूंगी। कुछ दिन बाद दिवाली का दिन आता है। सभी लोग अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होते हैं।
निधि भी अच्छी सी साड़ी पहनकर सुंदर सी चोटी बनाती है। उसकी चोटी को देखकर ज्योति उससे जल भून जाती है। आज तो मैं इसके बालों का काम तमाम कर कर ही रहूंगी। ज्योति जानबूझकर चुपके से निधि के बालों में एक जलती हुई फुलझड़ी लगा देती है, जिससे निधि के बाल जलने लगते हैं। लेकिन निधि का पति मनीष अपनी भाभी को ऐसा करते हुए देख लेता है, इसलिए वो तुरंत ही निधि के बालों पर लगी आग को कंबल से बुझा देता है। आपका दिमाग तो ठीक है ना भाभी? मैंने अभी अपनी आंखों से देखा, आपने जानबूझकर निधि के बालों में आग लगाई है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी पत्नी से इतना जल सकती हो कि उसके बालों में ही आग लगा दो। हे भगवान, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बहू। अगर तेरे बाल निधि की तरह लंबे घने नहीं हैं तो क्या हुआ, उससे जलकर उसके बालों में आग लगा देगी क्या तू? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने हमेशा निधि के सामने मुझे नीचा दिखाया। अगर मेरे बाल उसकी तरह अच्छे नहीं हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? हर कोई उसके बालों की तारीफ करता है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बाद मेरे बारे में सब उल्टा सीधा बोलते हो। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, वो जैसे भी है बहुत अच्छी है। अगर हम बार बार एक इंसान की दूसरे इंसान से तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ऐसा ही करेगा। आज के बाद आप दीदी को कुछ मत कहना, मैं नहीं चाहती कि मेरी दीदी अब परेशान हो। निधि ज्योति की परेशानी समझ जाती है और ज्योति को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन के बाद ज्योति फिर कभी निधि के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती, ना ही अब कोई उन दोनों के बीच बालों की तुलना करता है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर खुशी खुशी से रहने लगते हैं।